नमस्कार। ज्ञान की दुनिया या शिक्षा की दुनिया है एजुकेशन एमपी एजुकेशन आवर में आपका स्वागत है। देखिए, अध्याय 2 के टॉपिक में हमने देख लिया था सात का क्षेत्र एवं प्रकृति में परस्परवादी दृष्टिकोण। पिछले वीडियो में परस्परवादी दृष्टिकोण आप लोग पढ़ रहे थे। तो परस्परवादी दृष्टिकोण में अपने अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने 5 चीजों को रखा था। वो 5 चीजें कौन सी थी? तो देखिए, वो 5 चीजें थी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। इन 5 चीजों को परस्परवादी दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्रियों ने रखा है। अब आप लोगों को जिज्ञासा होती होगी कि इनको क्या, ये उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, वितरण क्या है, राजस्व क्या है। और क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि उपभोग किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, विनिमय किसे कहते हैं, वितरण किसे कहते हैं, राजस्व किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के मन में भी सवाल उठते होंगे। तो देखिए, परस्परवादी दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि पहला क्षेत्र है उपभोग। अब जानेंगे कि उपभोग कहते किसे। तो देखिए, उपभोग का मतलब है जो अपन लोग किसी वस्तु की हमको आवश्यकता है, जैसे तो हमने उस वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो क्रिया की उसको उपभोग कहते हैं। जैसे कि सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उपभोग कहलाती है। जैसे कि हमें स्मार्टर की जरूरत है, मैंने दुकान से इसको खरीदा, माना कि उपभोग किया है। ये इसी प्रकार सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति उपभोग कहलाती है। तो उपभोग के अंतर्गत आती है उपयोगिता। देखिए, उपयोगिता आपको ये भी लगता होगा कि उपयोगिता कैसे कहते हैं। उपयोगिता सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम, उदासीनता वक्र, उपभोक्ता की बचत मांग, मांग का नियम, लोच आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उपभोक्ता की बचत मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम किसे कहते हैं, लोच आदि का विस्तृत अध्ययन। तो हम अगले वीडियो में इनको भी डिफाइन करेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सभी को बताएंगे। तो आप लोगों को मुझे आशा है कि बुक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उत्पादन पर। अब जानते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं। तो देखिए, सप्लाई एंड गुड एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति। जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि उसकी बाजार में आवश्यकता है। बाजार में आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी करनी है। तो पूर्ति करना ही जो उत्पादन कहलाता है। सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विस मतलब सप्लाई पूर्ति, वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करना इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन, उत्पादन करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए होते हैं। उत्पादन फलन, उत्पत्ति के नियम, लोच आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। देखिए, उत्पादन के साधन, साधन किसे कहते हैं? ये साधन आप लोग जानते होंगे साधन है क्या। तो देखिए, मैं बता दूं, साधन लक्ष्य तक पहुंचने में जो चीज सहायक होती है उसे साधन कहते हैं। जैसे कि आप घर से कहीं जाते हैं तो लक्ष्य कहीं होता है, जैसे किसी और गांव गए, और गांव है तुम्हारा लक्ष्य जाने का। तो जिस वस्तु के आधार पर जिस वस्तु से जाते हैं आप वो साधन है। जैसे मान लेते हैं कि बस है, बस से जाते हैं तो वो भी साधन है। जैसे कि हम किसी कार्य को कहते हैं कि हमें नौकरी करनी है या पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है, तो लक्ष्य हमारा ऑफिसर बनना। लेकिन ये साधन क्या है? जिन साधनों के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे उसे साधन कहते हैं। इनमें साधन है अपनी किताब, कॉपी, पेन, कागज, ये सब साधन हो जाते हैं। तो देखिए, साधन लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक, और लक्ष्य को क्या कहते हैं? लक्ष्य को कहते हैं साधन। तो उत्पादन के अंतर्गत साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन फलन, उत्पत्ति के नियम, लोच आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इतनी चीजों का इसमें विस्तार तरीके से अध्ययन किया जाता है। इनका भी हम आगे डिफाइन करेंगे इन सब
सबको कि उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पत्ति के नियम भी बताएंगे, रोज भी बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए अगले वीडियो का, उसमें बताएंगे। अब समझते हैं विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? आपने ये नाम सुना भी होगा कि विनिमय किसे कहते हैं। देखिए, वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय। सुना होगा आपने कि वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में बहुत ज्यादा विकसित थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उसी प्रणाली है कि एक वस्तु ली, अपन ने दूसरी वस्तु दे दी, जिसकी जरूरत हमें थी हमने वो ले ली, जिसकी जरूरत दूसरे व्यक्ति को है उसने अपनी वस्तु ले ली। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। लेकिन अपन को पढ़ना है सिर्फ विनिमय। तो विनिमय कहते हैं वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान। है तो जाहिर सी वही बात है, वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान। विनिमय इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है क्या क्या? विनिमय के प्रकार। विनिमय के कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार तो मैंने बता ही दिया है कि वो वस्तु विनिमय। और भी प्रकार होते हैं, मुद्रा विनिमय। बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार भी कई प्रकार होते हैं, प्रतियोगिता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भी राज्य के आधार पर। प्रतियोगिता एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। प्रतियोगिता कंपटीशन एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण इसमें किया जाता है। कीमत निर्धारण आदि चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं वितरण पर। समझते हैं कि वितरण किसे कहते हैं। तो वितरण का सीधा सीधा अर्थ होता है बांटना। अब बांटना क्या है? किसी भी वस्तु को बांटना वितरण कहलाता है। ऐसा तो है नहीं कि बांट दे चाहे उसी वस्तु चाहे जिसको जितनी मिल जाए, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादित विभिन्न साधनों के मध्य जो विभिन्न साधन उत्पादित किए हैं हम लोगों ने, उसके मध्य प्रतिफल के उचित बंटवारे। प्रतिफल यानी आप जानते हो प्रतिफल किसे कहते हैं? आपके मन में जिज्ञासा होगी। मैं आपको बता दूं कि प्रतिफल जो कार्य करते हैं उसके प्रति में जो फल मिलता है, उसके बाद अपन को जो फल मिलता है कार्य करने के बाद, उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि लाभ। लाभ कब मिलेगा? जब आप कोई उद्योग धंधा करेंगे तो लाभ मिलेगा। मजदूरी कब मिलेगी? जब कोई आप किसी के यहाँ काम करने जाएंगे तो आपको वो मजदूरी देगा। ब्याज कब मिलेगा? जैसे कि आपकी भूमि है, भूमि पर कोई कार्य कर रहा है, आप भूमि तो एग्जाम्पल लगा दिया है। देखिए ब्याज जैसे कि अपन ने किसी को पैसे दिए, पैसे देने के बाद अपन ने उसको बता दिया कि 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा, तो उसी को ब्याज कहते हैं। अब लगान किसे कहते हैं? जो भूमि पर लगाई जाती है उसे, भूमि पर नहीं और चीजों वस्तुओं पर भी लगाई जाती है, उसे लगान कहते हैं। आय तो आप समझते होंगे, आदि का विस्तृत अध्ययन इसमें वितरण में किया जाता है। अब समझते हैं राजस्व। बहुत नाम है राजस्व का। तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, आरआई, इन सभी लोगों के लिए आज ये राजस्व शब्द बहुत ही प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं आज की राजस्व किसे कहते हैं? तो राजस्व तात्पर्य राज्य की आय। राजस्व से ही निकलता है राज्य की आय और उसके समायोजन से है। इसके अंतर्गत कर के प्रकार कर को समझते हैं आप क्या कहते हैं? कर को हम अंग्रेजी में बता दें तो आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। कर किसे कहते हैं? टैक्स के प्रकार कौन से हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर, ये कर होते हैं। कर योग्यता से ऐसा क्या है? किसके ऊपर कितनी कर लगाई जाएगी, ये योग्यता, एबिलिटीज। कर के सिद्धांत, कर के केवल कौन कौन से सिद्धांत होते हैं
बारे में सार्वजनिक ऋण आदि का अध्ययन किया जाता है इसके राजस्व में। इन सभी चीजों का अध्ययन करके ये परस्परवादी दृष्टिकोण ये बतलाते हैं कि सभी चीजों ये उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन 5 चीजों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इन चीजों का अध्ययन करके ही अर्थशास्त्र में सभी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए आप आगे और टॉपिक करेंगे, आज के लिए इतना ही। और आपको जो कुछ भी इसमें समझ में आया हो और इसमें कोई आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तक किया नहीं है तो कमेंट में भी बताइए और लाइक भी कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे उपयोगी जानकारी और लोगों को भी मिल सके। आज के लिए इतना ही। कल परस्परवादी दृष्टिकोण हो गया है और कल होगा आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण की बात कल करेंगे। धन्यवाद।